नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर। आज हम लोग बिहार की नदियों को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास भी थोड़ी छोटी रखी जाएगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की नदियां। आज के सेशन में हम लोग बिहार की नदियों को देखने का प्रयास करेंगे। बिहार की जो नदियां हैं इसे हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, अर्थात दो भागों में बांटा जा सकता है। हिमालयी नदियां, वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां जो कि दक्षिण से निकल करके और बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो बिहार की नदियों को हम दो वर्गों में बांट के देख सकते हैं। आप इस मैप के ऊपर भी एक बार नजर दौड़ाइए और थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिए। आप लोग देखिएगा, यहां पर बिहार की नदियों को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये नदी जो गंगा नदी है, इस तरह जो कि आपको कल बताया था कि 12 जिलों से होकर के बिहार में 12 जिलों से होकर के बहती है। गंगा नदी के अतिरिक्त इसमें जो मिलने वाली नदियां हैं, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से घाघरा नदी है। ये घाघरा नदी है, घाघरा। घाघरा के बाद जो अगली नदी, दूसरी नदी जो इसमें मिलती है, जो कि पश्चिमी चंपारण में भैंसालोटन से प्रवेश करती है, और इसका नाम है गंडक नदी। घाघरा के बाद अगली नदी है यहां पर गंडक नदी। गंडक गंडक के बाद पश्चिमी चंपारण से ही एक नदी और प्रवेश करके आगे बढ़ती है, जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। इस तरह से बूढ़ी गंडक है ये। तो ये बूढ़ी गंडक है, गंडक और बूढ़ी गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो एक अगली नदी जिसका नाम है बागमती। बागमती नाम की नदी है, जो पहले तो बूढ़ी गंडक में मिलती थी, बाद में इसकी एक धारा जो है ये कमला में भी मिलती है। आगे एक धारा इसकी कमला में भी मिलती है। इसका नाम है बागमती। बागमती या भागमती इसको बोलते हैं, बागमती या भागमती नदी, ठीक है। और इसके बाद अगली नदी जो है, अगली नदी इसका नाम है इस तरह से, अगली नदी इसका नाम है कमला। कमला नदी, ये कमला रिवर है। कमला नदी के बाद बिहार की एक सबसे चर्चित नदी जिसका नाम है कोसी नदी। आप देख सकते हैं ये कोसी नदी है, कोसी नदी है, ठीक है। कोसी नदी, कोसी नदी जो है ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है, इसीलिए इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। 7 धाराओं के मिलने से बनती है। और कोसी के बाद आगे जो मुख्य नदी है इसका नाम है महानंदा। आगे जो मुख्य नदी बहती है इसका नाम है महानंदा। तो इस तरह से ये हिमालयी नदियां हैं क्रम से, जो कि बिहार में मिलती हैं, जिसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा ये नदियां हैं जो पश्चिम के पूरब के क्रम में मिलती हैं। कहां कहां कैसे कैसे मिलती है इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले यहां क्रम याद रखना है कि बिहार में गंगा से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है, या यह भी ध्यान रखना है कि बिहार में गंगा से मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें से उत्तर से कौन मिलती है, दक्षिण से कौन मिलती है। आप देख सकते हैं उत्तर से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है। याद करने का बड़ा सही एक तरीका भी है कि घाघरा यहां पर जी से घाघरा, जी से गंडक, ये दोनों एक साथ है, जी जी। और यहां पर बूढ़ी गंडक, बागमती, बी भी एक साथ है। और कमला और कोसी, के ये दोनों एक साथ है, कमला कोसी दोनों एक साथ है। उसके बाद आगे महानंदा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो दक्षिण भारत की ओर से आ रही हैं, इसमें सबसे प्रमुख नदी, सबसे मुख्य नदी है वो है सोन नदी। आप देख सकते हैं इस तरह से सोन नदी है, सोन नदी। और सोन नदी के बाद अगली नदी जो मिलती है उसका नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यहां पर है, सोन उसके पूरब में पुनपुन नदी है। पुनपुन के बाद जो अगली नदी मिलती है उसका नाम है फल्गु। ये फल्गु नदी है, फल्गु जिसे निरंजना के नाम से भी जाना जाता रहा है, फल्गु या निरंजना, फल्गु या निरंजना। और इसके बाद अगली नदी है जिसका नाम है किऊल नदी, किऊल नदी है, किऊल नदी। तो इस तरह से ये कुछ नदियां जो कि दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु और किऊल नदी। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप हिमालयी नदियों की बात करें तो बिहार में बहने वाली जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां, इनकी विशेषता क्या है कि ये सदा नीरा है। आपको पता है, आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो सदा नीरा होती हैं, और जो दक्षिण भारत से नदियां निकलती हैं वो सारी नदियां जो होती हैं वो सदा नीरा नहीं होती हैं, बल्कि दक्षिण भारत से निकलने वाले जो नदियां ये मौसमी, ठीक है। सो तो हिमालयी नदियां ये सदा नीरा है, ठीक है। अब हिमालयी नदियां जो है सदा नीरा है, इनमें अवसाद का भार बहुत ज्यादा होता है, अवसाद का भार बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है। अवसाद का भार इसमें बहुत ज्यादा होता है, काफी अवसाद लेके चलती हैं। अब अवसाद का भार ज्यादा होगा, वो अवसाद आके मार्ग में जब जमा हो जाएगा तो रास्ता भी भटक जाता है। अब खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए कहीं पानी बह रहा है, अब वहां पे ले जाके आप एक ट्रक बालू गिरा दीजिए तो क्या होगा, पानी का रास्ता बदल जाएगा। इसी तरह नदियां अपने साथ इतना अवसाद लेके आती हैं, हिमालय से जो निकलती हैं, वो अवसाद पर्वत खत्म होने के बाद जमा कर देती है मैदान में। तो इसकी वजह से इनका मार्ग परिवर्तित होता रहता है, इन नदियों का मार्ग बदल जाता है। अर्थात इसके लिए इनकी विशेषता क्या है कि अवसाद का भार इसमें अधिक होता है, साथ के साथ अपने मार्ग का भी ये परिवर्तन करती हैं। ये नदियां विसर्प बनाती हैं, चूंकि ध्यान दीजिएगा, जब ये हिमालयी जो नदियां हैं जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो अचानक ढाल कम हो जाता है, और ढाल कम होने से ही विसर्प बनाते हुए, इस तरह से विसर्प बनाते हुए बहती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो दक्षिण भारत की नदियां वो विसर्प नहीं बनाती हैं, लेकिन उत्तर भारत की, सॉरी, उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं, दक्षिणी बिहार वाली विसर्प नहीं बनाती है, लेकिन उत्तरी बिहार वाली नदियां विसर्प बनाती हैं। गंगा भी विसर्प बनाती है। तो ये हिमालयी नदियों की विशेषता हमने समझी कि ये सदानीरा है, अवसाद अधिक होता है, मार्ग परिवर्तित करती है और ये विसर्प बनाते हुए बहती है। यहां पर आगे है दक्षिण से आने वाली नदियां। अब दक्षिण से जो नदियां आती हैं उनकी भी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। उनकी क्या विशेषताएं हैं? जो साउथ इंडिया की ओर से आ रही हैं, अर्थात झारखंड की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से जो आ रही हैं, तो ये जो नदियां हैं ये मौसमी हैं। हमें पता है, हम पहले से पढ़े हुए हैं इसके बारे में, कि जो दक्षिणी नदियां हैं या प्रायद्वीपीय नदियां जो है ये मौसमी नदियां होती हैं। ये वर्ष भर नहीं बहती हैं, जब बारिश होगी तो पानी होगा अथवा नहीं होगा। आप देख सकते हैं फल्गु में पानी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन फल्गु के लिए एक और कहा जाता है कि फल्गु एक ऐसी नदी है जिसमें जमीन के नीचे उसके खोदने पर पानी निकलता है, अंदर नीचे पानी होता है। इसके अलावा ये सीधे मार्ग पर बहती हैं, मतलब दक्षिण से आने वाली नदियां कैसी नदियां हैं? तो ये सीधे मार्ग पर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, सीधे मार्ग पर बहती हैं। इनमें अवसाद का जो भार होता है वो कम होता है, अवसाद का भार जो होता है कम होता है। सॉरी, थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या हो जा रही है, बट अब ठीक है, काफी हद तक मैं ठीक हूँ। सर्दी खांसी है तो वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसमें अवसाद भार कम होता है, मतलब अवसाद ज्यादा नहीं होता। ये जो नदियां हैं इनमें ज्यादा सेडिमेंट का लोड नहीं होता है, क्योंकि कठोर चट्टानों से गुजरती हैं। एक तो पानी नहीं है, ऊपर से जहां से गुजरती हैं वो चट्टाने कठोर हैं। वो चट्टाने छोटा नागपुर पठार का भाग है। तो इस तरह से पथरीली जमीन से और चट्टानी जमीन से गुजरने की वजह से ज्यादा अवसाद भार इनमें नहीं होता है। इसके अलावा जब अवसाद नहीं है, जल नहीं है, तो मार्ग परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती है। ये मार्ग का परिवर्तन नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार की नदियां मार्ग परिवर्तित करती हैं, दक्षिण बिहार की नदियां मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं। उत्तर बिहार की नदियां आड़े तिरछे रास्ते से चलती हैं, विसर्प बनाती हैं, लेकिन दक्षिण बिहार की नदियां सीधे मार्ग से चलती हैं। अगर आपसे ये कभी पूछ दिया जाए कि नदियां अपने मार्ग का परिवर्तन क्यों करती हैं, क्योंकि बिहार में ये समस्या है कि नदियां मार्ग परिवर्तित करती हैं। अब जैसे कोशी नदी है, तो कोशी नदी आज के समय में जहां बह रही है, पहले जहां बहती थी वहां से लगभग 150 किलोमीटर पीछे आ चुकी है। तो इस तरह से इसका मार्ग परिवर्तित होता रहता है, मार्ग बदलता रहता है कोसी नदी का। तो नदियां मार्ग परिवर्तित करती हैं। एक तो अवसाद भार ज्यादा होता है, जिस रास्ते से बहती है वहां अवसाद जमा हो जाता है मार्ग में, तो मार्ग बदल देती हैं। ऊपर से जल भी बहुत ज्यादा है और ढाल कम है, मैदान का ढाल कम है, जल ज्यादा है। अब इसके बाद ये जो नदियां हैं इनको अलग अलग देखा जाए, अलग अलग देखते हैं। यहां पर सबसे पहली नदी घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है ये नेपाल तिब्बत सीमा के पास मापचा चुंगो नाम के ग्लेशियर से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और बिहार में ये कितना बहती है? तो 83 किलोमीटर इसका बिहार में क्षेत्र है, मतलब बिहार में ये 83 किलोमीटर तक बहती है। बिहार में कितना बहती है? 83 किलोमीटर की लंबाई है। निकलती कहां से? स्रोत क्या है? तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है नेपाल में। इसे नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि नेपाल में घाघरा को क्या कहते हैं, तो करनाली के नाम से जाना जाता है नेपाल में। राज्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में ये प्रवाहित होती है, यूपी और बिहार राज्य में बहती है।
उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो नदी है, जो घाघरा नदी है, ये यूपी और बिहार की सीमा भी बनाती है, यूपी और बिहार की बाउंड्री बनाती है। आपको गौर करना है थोड़ा सा, यहां पर देखिए इस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बना रही है, इधर उत्तर प्रदेश इधर बिहार, यूपी बिहार की सीमा बनाती है ये नदी। इसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, जब घाघरा नदी की सहायक नदियों की बात आती है, घाघरा की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो घाघरा की सहायक नदियां जो है, घाघरा की जो सहायक नदियां हैं, इसमें एक है काली या शारदा, काली या शारदा, आगे इसी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है, काली या शारदा। इसके अलावा सेती, सेंगर और राप्ती, काली, शारदा, सेती, सेंगर और राप्ती, ये सब सहायक नदियां हैं। काली, शारदा, सेती, सेंगर और राप्ती, ठीक है ना। यहां पर जो राप्ती है, इसके किनारे एक शहर है, राप्ती नदी के किनारे एक सिटी है जिसका नाम है गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर शहर किसके किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है, राप्ती नदी के किनारे है। बिहार में छपरा में यह गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना, छपरा के पास, सारण जिले में छपरा के निकट ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो घाघरा गंगा की सहायक नदी है। और इसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि ये प्रवेश कहां करती है, तो सिवान में प्रवेश करती है, सिवान जिले में ये, मतलब बिहार में प्रवेश कहां होता है घाघरा नदी का, तो घाघरा नदी का प्रवेश जो है वो बिहार में सिवान में होता है, सिवान जिले में घाघरा नदी का प्रवेश होता है, ठीक है, सिवान जिले में घाघरा नदी का प्रवेश होता है। तो घाघरा नदी की बात हो गई। अगली नदी है गंडक नदी, गंडक नदी, अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी, गंडक नदी जो है, आप देखिए यहां पर गंडक नदी इस तरह से नेपाल में हिमाल ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल में हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। इसे शालिग्रामी भी कहते हैं, क्योंकि शालिग्राम पत्थर इसमें मिलते हैं, इसीलिए शालिग्रामी कहा जाता है। यहां पर बिहार में जब इसका प्रवेश होता है तो जगह है भैंसा लोटन, पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन जगह है जहां पर ये प्रवेश करती है, और आकर के ये हाजीपुर के पास ये मिल जाती है, किसमें, तो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो भैंसा लोटन से ये प्रवेश करती है, भैंसा लोटन से इसका प्रवेश होता है, और आकर के हाजीपुर के निकट ये मिल जाती है, ठीक है ना। यही जो गंडक जहां मिलती है, मतलब पटना के मतलब हाजीपुर, कहाँ, हाजीपुर से पहले ही पटना के पास मिलती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पटना में जो पहलेजा घाट है, पहलेजा घाट के पास मिलती है, कहाँ मिलती है, तो पटना में पहलेजा घाट के पास मिलती है। और इसी का जो संगम है वहां पर सोनपुर मेला लगता है, प्रसिद्ध जो हरिहर क्षेत्र का जो मेला है, सोनपुर मेला, वो यहीं पर लगता है, सोनपुर मेला लगता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर गंडक नदी, गंडक नदी कहां से निकलती है, तो अन्नपूर्णा श्रेणी पर हिमाल ग्लेशियर से निकलती है, हिमाल ग्लेशियर है, हिमाल ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, हिमाल ग्लेशियर। नेपाल में कहां पे निकलती है, तो नेपाल में निकलती है, सोर्स इसका कहां पर है, तो नेपाल में है, नेपाल से निकलती है, ठीक है। यह काली गंडक और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है, भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंडक किसके मिलने से बनती है, तो काली गंडक और त्रिशूली, काली गंडक और त्रिशूली लिखा है लेकिन है ये त्रिशूली, काली गंडक और त्रिशूली, तो काली गंडक और त्रिशूली नदियों के मिलने से ये बनती है। इसे शालिग्रामी या नारायणी के नाम से जाना जाता है, शालिग्रामी या नारायणी, ठीक है ना। तो गंडक को शालिग्रामी या नारायणी इसको कहा जाता है। यह बिहार में पश्चिम चंपारण के भैंसालोटन में प्रवेश करती है, जगह का नाम है भैंसालोटन जहां से प्रवेश होता है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 260 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लेंथ कितनी है, 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना, 260 किलोमीटर। एक और याद रखिए, बिहार में ये सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा बनाती है, जो नदी है सारण और मुजफ्फरपुर जिले की सीमा बनाती है, सारण और मुजफ्फरपुर जिले की सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवाहित होती है, सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा बनाती है। पटना में पहलेजा घाट के निकट, पहलेजा घाट के पास ये गंगा में मिलती है, कहां मिलती है, पटना में पहलेजा घाट के पास। और इसी के संगम पर हरिहर क्षेत्र का जो सोनपुर का मेला है लगता है, जो सोनपुर मेला जो विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, मतलब पशुओं का मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर मेला कहां पर है, तो ये गंडक नदी के किनारे गंगा और गंडक की संगम पर हरिहर क्षेत्र है जहां पर ये मेला लगता है, ठीक है। इस पर मतलब इसी गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण में, कहां पर, पश्चिमी चंपारण में भैंसालोटन परियोजना बनाई गई है। भैंसालोटन परियोजना किस पर है, तो गंडक नदी के ऊपर भैंसालोटन परियोजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंडक नदी की नहरें, पूछा जाता है कि गंडक नदी पर कौन कौन सी नहरें हैं। गंडक नदी पर जो नहरें हैं उसमें एक है त्रिवेणी नहर,
एक है तिरहुत नहर, एक है तेऊर नहर और एक है सारण नहर। तो कौन कौन सी नहरें गंडक नदी से निकाली गई हैं? त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, तेऊर नहर और सारण नहर। इतनी नहरें जो है जो निकाली गई हैं गंडक से। अब इसके बाद अगली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक को ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक जो है ये पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। चौतरवा जगह है, जगह का नाम है चौतरवा, विशंभरपुर में है। तो पश्चिमी चंपारण में, तो पश्चिमी चंपारण के विशंभरपुर के चौतरवा नामक स्थान से निकलती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक तो कहां से निकलती है? तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहां पर? तो विशंभरपुर जगह है, विशंभरपुर। तो विशंभरपुर, सोमेश्वर पहाड़ी, विशंभरपुर के पास चौतरवा नामक स्थान से निकलती है, चौतरवा से। तो अगर पूछा जाए कि कहां से निकलती है बूढ़ी गंडक, तो विशंभरपुर के चौतरवा से निकलती है, चौतरवा से निकलती है। बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे तेज धारा के साथ बहने वाली नदी है। अगर कभी पूछा जाए कि बिहार में सबसे तेज बहने वाली नदी कौन है, किस नदी की धारा सबसे तेज है, तो है गंडक नदी, सबसे तेज धारा है इसकी, ठीक है। कहां कहां बहती है? तो बिहार में ये पूर्वी चंपारण में बहती है, ये पश्चिमी चंपारण में बहती है, पश्चिमी चंपारण। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में बहती है, मुजफ्फरपुर में। इसके अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया में बहती है। फिर से ध्यान दीजिए, कहां कहां बहती है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। इन सभी जगहों से प्रवाहित होती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया से बहते हुए आगे बढ़ती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां। बूढ़ी गंडक की सहायक नदियों में एक है मसान, दूसरी है पंडई और सिकटा, तीसरी है धनौटी और इसके बाद है बालोर। बालोर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? मसान, पंडई, सिकटा, धनौटी, बालोर। किसकी सहायक नदियों की बात हो रही है? बूढ़ी गंडक की। मसान, पंडई, सिकटा, धनौटी, बालोर। तो इस तरह से यहां पर बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। यह खगड़िया में जाके मिलती है गंगा से, गंगा में, खगड़िया में ये गंगा से मिलती है, खगड़िया में ये गंगा नदी से जुड़ जाती है। कौन सी? बूढ़ी गंडक, ठीक है। हालांकि बूढ़ी गंडक का जो है ना वो धारा परिवर्तित भी हुई है। इसकी एक धारा आगे जाकर के बागमती के साथ भी जुड़ जाती है। बूढ़ी गंडक की जो लंबाई है, बूढ़ी गंडक की लंबाई वो 320 किलोमीटर है बिहार में। बात हो रही है बूढ़ी गंडक की, बूढ़ी गंडक की बात हो रही है। तो इसकी लंबाई जो है, बूढ़ी गंडक लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। अगर कभी पूछा जाए कि बिहार में सबसे तेज धारा से बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे बूढ़ी गंडक सबसे तेज धारा है इसकी, सबसे तेज धारा में बहने वाली नदी है। इसके बाद अगली नदी कौन सी है? बागमती नदी। अगली है बागमती नदी, ठीक है। बागमती नदी अगली नदी है, ठीक है ना, बागमती अगली नदी है। इसका स्रोत क्या है, कहां से निकलती है? तो बागमती जो है ये महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी से निकलती है, ठीक है ना। बागमती कहां से निकलती है? तो महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल में। यह बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। कहां से निकलती है? तो नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी से प्रवेश करती है, सीतामढ़ी से। आप लोग को याद है महाभारत श्रेणी किसका भाग है? लघु हिमालय। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इसी महाभारत श्रेणी से निकलती है बागमती नदी। 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में कितनी लंबाई है? 394 किलोमीटर। यह बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। नेपाल में इसके किनारे पर पशुपतिनाथ मंदिर है। अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर है आप बताइएगा? बागमती के किनारे पर, बागमती के किनारे पर पशुपतिनाथ मंदिर। बागमती की सहायक नदियां कौन सी है? तो एक है लाल बकैया, लाल बकैया बागमती के सहायक, विष्णुमती, मुरेही, लखनदेई, अधबारा। लाल बकैया, विष्णुमती, मुरेही, लखनदेई, अधबारा, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये बागमती की सहायक नदियां हैं। लाल बकैया, विष्णुमती, मुरेही, लखनदेई, अधबारा बागमती की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा और भी है, एक है मनोहरा और एक है, मनोहरा और एक है सिपरी धारा। एक मनोहरा और एक है सिपरी धारा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ध्यान रखिएगा ये सब बागमती की सहायक नदियां, ठीक है ना। बागमती की सहायक नदियां मनोहरा,
सिपरीधार, मनोहरा, सिपरीधार, लाल बकैया, विष्णुमती, मुरेही, लखनदेई, अधबारा, ये सब बागमती की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा वर्तमान में यह कमला से मिलकर पुनः कोसी में मिल जाती है, मतलब इसकी दो धारा बन गई है, एक धारा कमला से मिलकर के और कोसी नदी में मिल जाती है। आगे एक धारा जो है कमला से मिलकर के कोसी में मिल जाती है, बागमती। इसके बाद अगली नदी है कमला नदी। क्रम में हम लोग देख रहे थे कि अगली नदी कौन सी है, वो है कमला नदी। कमला, कमला नदी कहां से निकलती है, तो ये महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहां से, महाभारत श्रेणी से ये भी निकलती है। महाभारत श्रेणी कहां पर है, नेपाल में है। नेपाल में महाभारत श्रेणी, जहां से ये नदी निकलती है। यह बिहार में जयनगर अर्थात मधुबनी से प्रवेश करती है। बिहार में कहां से प्रवेश करती है, जयनगर से प्रवेश करती है, मधुबनी में है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो कमला की सहायक नदी है भूतही, ढोरी, सोनी और बलान। भूतही, ढोरी, सोनी, बलान। भूतही, ढोरी, सोनी, बलान किसकी सहायक नदी है, कमला की सहायक नदी है, भूतही नदी है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर। लेंथ कितनी है, 120 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कमला की कितनी है, 120 किलोमीटर है। यह कमला से कमला नहीं कोसी होना चाहिए। यह कोसी से, कोसी नदी है, तो कोसी नदी जो है कोसी से ये मिलती है। कोसी से पिपरी धार में मिलती है। कहां मिलती है, तो पिपरी धार में। तो कमला नदी कोसी से कहां मिलती है, पिपरी धार में। यह कई सारी धाराओं में बट चुकी है, कई सारी धाराओं में बट गई है और बट कर बहती है। इसकी एक धारा कोसी में तथा एक धारा खगड़िया में बागमती में मिल जाती है। कोसी में तो ये पिपरी धार में मिल गई, तो पिपरी धार में कोसी में मिल गई, लेकिन खगड़िया में आगे जाके बागमती में भी इसकी, मतलब पहले एक धारा खगड़िया में बागमती में मिल जाती है और एक धारा जो है इसकी बह के कहां मिलती है, कोसी में मिलती है। एक धारा कोसी में और एक धारा खगड़िया में बागमती में मिलती है। इसके बाद अगली नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। नेक्स्ट इज कोसी रिवर। कोसी रिवर बिहार की शोक के नाम से जानी जाने वाली 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। बिहार में 260 किलोमीटर। इसका मूल नाम जो है वो है कौशिकी। इसका मूल नाम क्या है, मूल नाम है कौशिकी। कौशिकी, यह गोसाई स्थान, कहीं गोसाई स्थान लिखा मिलेगा, कहीं गोसाई स्थान लिखा मिलेगा। नेपाल में गोसाई स्थान, नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है, ठीक है ना, नेपाल तिब्बत सीमा पर। नेपाल तिब्बत सीमा, नेपाल तिब्बत सीमा के निकट गोसाई स्थान से निकलती है। यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है, 7 धाराओं के, अतः इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसे सप्तकोशी भी कहते हैं। 7 धाराओं के मिलने से बनती है, सप्तकोशी कहते हैं। 7 धाराओं के नाम क्या है, गौर करिए। एक है इंद्रावती। 7 धाराओं के इसमें नाम जो है, ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। 7 धाराओं से बनती है, ठीक है। अब 7 धाराएं कौन कौन सी हैं, तो 7 धाराएं जो है ये है सनकोसी, तमुरकोसी। 7 धाराओं से बनती है, ठीक है ना। 7 धाराएं कौन कौन सी हैं, सनकोसी, तमुरकोसी, तमुरकोसी, इंद्रावती,
इंद्रावती, अरुण कोसी, लिच्छ कोसी, दूध कोसी और ताम्र कोसी। याद रखना, एक तमुर कोसी है, एक ताम्र कोसी है, दो अलग अलग है, ठीक है ना, एक नहीं समझना है, ठीक है। एक ताम्र कोसी है, एक ताम्र कोशी है, ताम्र कोसी है, और एक है तमुर कोशी, जो आपको पहले बताया था ना, ध्यान रखिए, तमुर कोशी। तो सन कोसी, तमुर कोसी, इसके अतिरिक्त इंद्रावती, अरुण कोशी, लिच्छ कोसी, दूध कोसी और ताम्र कोसी। तो इस तरह से 7 धाराओं के मिलने से ये बहती है, 7 धाराओं के मिलने से बनती है। बिहार में ये कहां बहती है? तो बिहार में जो ये नदी है, ये कहां बहती है, इस पे गौर करिएगा। बिहार में ये जो नदी है, ये बहती है सुपौल में, सहरसा में, मधेपुरा में, कटिहार में और पूर्णिया में। कटिहार, पूर्णिया, ठीक है, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार और पूर्णिया में बहती है, ठीक है। तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया में ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया में ये नदी बहती है, कोसी नदी। इसी नदी पर राजपुरा नहर परियोजना निर्मित है। कोसी नदी पर ही राजपुरा नहर परियोजना बनाई गई है। किस पर? कोसी नदी पर। इसके मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के शोक कहने का कारण क्या है? कारण है मार्ग का परिवर्तन और बाढ़। मार्ग का परिवर्तन और बाढ़, इसी वजह से बिहार का शोक कहते हैं। यह मार्ग से 150 किलोमीटर पश्चिम हट चुकी है। अपने पुराने मार्ग से ये लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम में आ चुकी है। पहले की तुलना में 150 किलोमीटर पश्चिम में ये हट गई है नदी। इसके बाद अगली नदी है महानंदा। नेक्स्ट इज महानंदा रिवर, महानंदा नदी। इसका स्रोत क्या है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। कहां बहती है बिहार में? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन जिलों में प्रवाहित होती है। यह बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू बी मतलब लिखा गया क्या है, मतलब इसका मतलब डब्ल्यू बी मतलब वेस्ट बंगाल। तो बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां क्या है? तो महानंदा की सहायक नदी है पैनोर, बालासर और नागर। पैनोर, बालासर और नागर किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदियां हैं। पैनोर, बालासर और नागर महानंदा की सहायक नदियां। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू बी अर्थात पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मालदा में ये गंगा से मिलती है। गंगा से कहां मिलती है? मालदा में मिलती है, मालदा में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक कोसी परियोजना का जिक्र किया गया है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना, ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो नेपाल के हनुमान नगर में बनाई गई है। नेपाल के हनुमान नगर में निर्मित जो कोसी परियोजना है, ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना, यहां पर बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से हमने उत्तरी बिहार की नदियों की बात की है। अब दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं, जो दक्षिणी बिहार, साउथ बिहार की जो नदियां हैं, इसे भी आप देखें। आप लोग कहोगे आज तो एकदम रेल मचा दिया है, जल्दी 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 जल्दी। आज मेरे सामने मैसेज भी नहीं खुला हुआ है, ये भी एक चक्कर है। आप लोग मैसेज भी नहीं आप लोग का दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड कुछ और ओपन है, यहां पर मैसेज वाला बॉक्स ओपन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, एक दिन बिना इंटरेक्शन के ही पढ़ते हैं। दक्षिणी बिहार की नदियां, दक्षिणी बिहार की नदियां, इसमें है करमनासा नदी। दक्षिणी बिहार की नदियों में एक नदी है करमनासा नदी। करमनासा, माना जाता है कि इसमें नहाने वाले का कर्म नाश हो जाता है। ये सारोदाग जगह है कैमूर पहाड़ी में। कहां से निकलती है? तो कैमूर पहाड़ी पर निकलती है। कैमूर पहाड़ी जो विंध्यन का भाग है, सारोदाग नहर, सारोदाग नाम का स्थान है जहां से निकलती है। कहां बहती है? तो ये बहती है उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। बीएच मतलब यहां पर बिहार से मतलब है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। यह गंगा में चौसा के पास, गंगा नदी में चौसा के निकट मिलती है करमनासा नदी। इसके बाद अगली नदी है पुनपुन नदी।
हालांकि इसके बाद क्रम में तो आएगी सोन, लेकिन यहां पर पुनपुन लिखा गया तो वही लिखिए आप, पुनपुन नदी। इसे निकट, इसके निकट, सॉरी, इसे बामागधी भी कहते हैं, बामागधी, बामागधी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे पुनपुन को बामागधी भी कहते हैं, बामागधी। स्रोत क्या है इसका? चौराहा पहाड़ी, पलामू झारखंड। झारखंड के पलामू में जो चौराहा पहाड़ी है, तो चौराहा पहाड़ी से ये निकलती है। पलामू में चौराहा पहाड़ी है, चौराहा पहाड़ी से ये निकलती है नदी, ठीक है। राज्य क्या है? झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार। कहां पर? तो झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार में ये नदी प्रवाहित होती है, पलामू से निकलती है, चौराहा पहाड़ी से, और झारखंड बिहार में प्रवाहित। बिहार में औरंगाबाद, ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए पुनपुन नदी इस तरह से पलामू जिले से निकलती है। औरंगाबाद और जहानाबाद, औरंगाबाद जहानाबाद, इधर पटना, तो औरंगाबाद जहानाबाद और पटना इन सब जगहों से प्रवाहित होती है। औरंगाबाद जहानाबाद पटना, ठीक है, औरंगाबाद जहानाबाद और पटना इस तरह से होकर के बह रही है। औरंगाबाद जहानाबाद पटना इसमें प्रवाहित होती है। सहायक नदियां इसकी क्या है? सहायक नदियां है पुनपुन की रामरेखा, दरधा, विलोरा, मोरहर और मादर, मोरहर और मादर। रामरेखा, दरधा, बिलोरा, मोरहर, मादर, ये सब पुनपुन की सहायक नदियां हैं। यह फतुहा के पास, फतुहा, फतुहा के निकट ये जाके मिलती है किससे? तो फतुहा के पास ये जाके मिलती है गंगा नदी में, फतुहा के पास जाके मिलती है गंगा नदी में, फतुहा के पास जाके मिलती है, पुनपुन फतुहा के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी है फल्गु या निरंजना, फल्गु या निरंजना, फल्गु या निरंजना। इसे अंतः सलीला भी कहते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये ऐसी नदी है जिसमें जमीन के नीचे से खोदने पर पानी मिलता है, ऊपर पानी नहीं होता है, इसीलिए अंतः सलीला कहते हैं, अंतः सलीला, ठीक है। लीलाजन भी कहते हैं, तो फल्गु जो है इसको अंतः सलीला भी कहते हैं, लीलाजन भी कहते हैं, और इसे निरंजना तो कहते ही हैं, निरंजना भी कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके बाद प्रारंभ में इसे निरंजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन बोध गया में इसमें मोहाने नदी, बोध गया में इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है मोहाने, बोध गया में मोहाने नदी है। तो मोहाने नदी के मिलने के बाद, बोध गया में मोहाने नदी के मिलने के बाद इसका नाम फल्गु पड़ता है, फल्गु पड़ता है। तो फल्गु नाम इसका बोध गया से पड़ता है। आगे यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, जैसे इसके कई सारी धाराएं हैं, जैसे भोतही, इसकी धारा का नाम है भोतही, कररुमा, लोकायन, ये सब इसकी धाराएं हैं। भोतही, कररुमा, लोकायन, ये सब इसकी धाराएं हैं, ठीक है। किसकी धाराएं हैं? तो फल्गु या निरंजना नदी की सब धाराएं हैं, फल्गु या निरंजना नदी की धाराएं हैं। इसके बाद अगली नदी है जिसका नाम है किऊल नदी, किऊल नदी। किऊल नदी कहां से निकलती है? तो हजारीबाग पठार से निकलती है, हजारीबाग पठार से निकलती है किऊल नदी। यह जमुई जिले में, जमुई जिले में सतपहाड़ी के पास बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है ना। गया, सॉरी, हजारीबाग से निकलती है किऊल नदी
और जमुई जिले में सतपहाड़ी के पास बिहार में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां जो है वह है अंजन, हरोहर और बरनर। अंजन, हरोहर, बरनर ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अंजन, हरोहर और बरनर इसकी सहायक, किसकी, क्यूल की सहायक नदियां हैं। यह सूर्यगढ़ा लखीसराय में गंगा में मिलती है। सूर्यगढ़ा जो लखीसराय में जगह है, सूर्यगढ़ा में जो लखीसराय में है, लखीसराय है, तो लखीसराय में ये सूर्यगढ़ा जगह है जहां पर ये मिलती है गंगा में। सूर्यगढ़ा में गंगा में मिलती है, लखीसराय में है। इसके बाद अगली नदी है अजय नदी। अजय नदी, अजय नदी जो है इसको, अजय नदी को अजमावती या अजमती भी कहते हैं। अजय को अजमावती या अजमती भी कहते हैं। ये बटवाड़ में, बटवाड़ स्थान है जमुई में जहां से निकलती है। बटवाड़, जमुई के बटवाड़ से निकलती है। यह देवघर में झारखंड में प्रवेश करती है। देवघर में झारखंड में प्रवेश करती है और वेस्ट बंगाल में जाके ये हुगली से मिल जाती है। पश्चिम बंगाल से में जाके ये हुगली से मिलने वाली नदी है। पश्चिम बंगाल में जाकर के ये हुगली से मिल जाती है, हुगली से मिल जाती है। ठीक है, हमने डायग्राम जब बनाया था तो उसमें अजय नदी को दिखाया गया था। अजय, दामोदर और रूपनारायण इसको दिखाया गया था। ठीक है, अगली नदी है यहां पर सकरी नदी। नेक्स्ट इज सकरी रिवर। अगली है सकरी नदी। इसे सुमागधी भी कहते हैं। सकरी नदी जो है इसको सुमागधी भी कहते हैं, सुमागधी। इसका स्रोत है हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, और गया, पटना, नवादा तथा मुंगेर में प्रवाहित होती है। सकरी नदी जो है ये गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिलों में प्रवाहित होती है। गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्रम में ये जो नदियां थी ये बिहार की नदियां थी। थोड़ा सा जल्दीबाजी भी रही, मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा बोला है। और साथ के साथ सोन नदी को पहले हम डिस्कस कर चुके थे। सोन नदी को यहाँ पे नहीं किया क्योंकि पहले ही हमने इसको डिस्कस कर लिया था। सोन नदी को हमने कल की क्लास में ही इसके बारे में बात कर लिया। आज आपके कमेंट से भी हम इंटरेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेरे सामने जो पैनल है उस पर आपका कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो कमेंट पर मेरी नजर नहीं रही। आज हम थोड़ा सा पढ़ने की ही कोशिश की है, तेजी रही है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आज क्लास छोटी छोटी होगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं कर पाऊंगा, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इस क्लास को आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिसको भी थोड़ा सा लगा हो कि नहीं थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा। इसमें जरूरत की सारी चीजें शामिल कर दिया गया है। इसी तरह से बिहार के बारे में जो अन्य चीजें हैं, जैसे हम लोग जब खनिज करेंगे, उद्योग करेंगे, तो खनिज उद्योग सब बिहार का उसी के साथ शामिल हो जाएगा। परिवहन के साथ बिहार का परिवहन शामिल हो जाएगा और सारा कुछ बिहार का इसी तरह कवर कर लेंगे हम लोग। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट।